नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस में वो लास्ट टॉपिक है आपका सी प्लस प्लस का। और लास्ट टॉपिक आपका कौन सा है? फाइल हैंडलिंग। फाइल्स के साथ अगर आप कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बनाएंगे, वो आपका फाइल हैंडलिंग के अंडर आता है। तो अभी तक आपने प्रोग्राम्स देखे, आपका एक बीच में क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो आपने इस प्रोग्राम को इनपुट कहाँ से दिया था? कीबोर्ड से सी इन करके, और आउटपुट कहाँ कर रहा था? मॉनिटर पे। सो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा था? कीबोर्ड से डाटा एक्सेप्ट करके मॉनिटर पे आउटपुट कर रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है, कीबोर्ड से डाटा प्रोग्राम एक्सेप्ट करे, मॉनिटर पे तो करे ही करे, साथ में हार्ड डिस्क में फाइल बनी पड़ी है, उस फाइल पे भी ये क्या करे, डाटा राइट करे। सो फ्लो ऑफ डाटा कीबोर्ड टू फाइल या हार्ड डिस्क कह लीजिए, कैसे करना है, बेसिकली यही फाइल हैंडलिंग है। ऐसे प्रोग्राम आपका एक फाइल बनी पड़ी है हार्ड डिस्क में, उसके कंटेंट को रीड करना है और उसको आउटपुट करना है मॉनिटर पे। सो फ्लो ऑफ डाटा ये भी देखना है कि फाइल के कंटेंट प्रोग्राम कैसे रीड करेगा और आपका कैसे मॉनिटर पे आउटपुट करेगा। या फिर फाइल का डाटा प्रोग्राम ने रीड करा, कुछ चेंजेस करे डाटा में और दोबारा फाइल में ही चेंजेस राइट कर दिए। सो फ्लो ऑफ डाटा फाइल टू फाइल भी हो सकता है। तो ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है कि आपको अगर फाइल मैनिपुलेशंस करनी है तो फाइल मैनिपुलेशंस कैसे करेंगे। आपकी दो तरह की फाइल होती है सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज के अंदर, एक बाइनरी फाइल होती है और एक टेक्स्ट फाइल होती है। जो बाइनरी फाइल होती है उसका डाटा रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, यानी अगर आप किसी एडिटर में उसको ओपन करेंगे, नोटपैड में करेंगे या MS वर्ड में करेंगे तो वो डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा बाइनरी में। लेकिन टेक्स्ट फाइल क्या होती है आपकी, अगर आपकी नोटपैड में ओपन की जाए तो आपका डाटा वहाँ मीनिंगफुल डाटा जो भी है आपका वो विजिबल हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल कैसे हमें कीबोर्ड से प्रोग्राम के थ्रू फाइल्स बनानी है, प्रोग्राम से फाइल्स कैसे बनानी है वो एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको हेडर फाइल कौन सी इंक्लूड करनी है? एफ स्ट्रीम। एफ का मतलब फाइल स्ट्रीम, और आईओ स्ट्रीम तो आपको पता ही है, सी आउट सीन के लिए यूज होती है। वैसे कई कंपाइलर में एफ स्ट्रीम हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लेती है, लेकिन अगर आपका कंपाइलर आईओ अगर सीन सी आउट के लिए एरर दे सिर्फ एफ स्ट्रीम इंक्लूड करने से, तो आपको आईओ स्ट्रीम भी क्या करनी पड़ेगी? इंक्लूड करनी पड़ेगी। कई कंपाइलर्स में मैंडेटरी होता है आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करना, कईयों में ऑप्शनल होता है आपका, क्योंकि आईओ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम का ही पार्ट होती है आपका। तो अब आपने प्रोग्राम से फाइल को बनाना है तो आपको एक क्लास बनी बनाई दी है। कौन सी क्लास दी है? ऑफ स्ट्रीम क्लास एक बना के दी है आपको ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आउट फाइल, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में क्या पास कर दी? स्ट्रिंग पास कर दी मैंने। क्या वो डिनोट कर रही है? स्ट्रिंग आपका फाइल का नाम test.txt फाइल बनेगी, और ये टेक्स्ट फाइल बनेगी जो रीडेबल फॉर्म में अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे तो विजिबल डाटा हो जाएगा आपका। अभी तक आपने लेस देन ऑपरेटर से पहले सी आउट लिखा था, लेकिन मैंने सी आउट की जगह क्या यूज कर लिया? आउट फाइल। ये वाला जो ऑफ स्ट्रीम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है ये लिख दिया है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा?
जो स्ट्रिंग राइट साइड में लिखी है वो आउटपुट कर देगा। कहाँ आउटपुट कर देगा? आउट फाइल में आउटपुट कर देगा। आउट फाइल क्या है? test.txt फाइल है, तो फाइल में चला जाएगा डाटा आपका। ऐसे आउट फाइल में फिर सेकंड स्ट्रिंग गई हेलो हाउ आर यू, फिर थर्ड स्ट्रिंग गई आउट फाइल लर्निंग फाइल्स इन C++, और फिर फाइल को क्लोज कैसे करा? आउट फाइल डॉट क्लोज, और आपका रिटर्न 0 से प्रोग्राम फिनिश हो गया। इस पहले वाले मेन फंक्शन का मकसद यही है कि फाइल्स आप अपने प्रोग्राम से कैसे क्रिएट करते हैं आप, वो चीज मैंने आपको बताई है। तो आपको फाइल कैसे क्रिएट करनी है? ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट नेम मैंने आउट फाइल रखा है, आप ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हो, और फाइल का नाम भी आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप कीबोर्ड से भी डाटा एक्सेप्ट करके आउट फाइल में राइट कर सकते हो। तो कीबोर्ड से कैसे करोगे? cin.get, एक एरे बना लेना, कैरेक्टर एरे, cin.getLine करके आपका उस एरे में डाटा इनपुट कराना कीबोर्ड से, और फिर आउट फाइल में उसको राइट कर देना आप। तो मुश्किल है वो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान ही है। आपको बस एक कैरेक्टर एरे बनाना है, और कैरेक्टर एरे में cin.getLine यूज करते हुए आप आउट फाइल में आप अपना उस एरे का नाम मेंशन कर देना, तो आउट फाइल यानी फाइल में वो डाटा राइट करता रहेगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप फाइल के कंटेंट को रीड कैसे करें, यानी फाइल तो हार्ड डिस्क में बनी पड़ी है, उसके कंटेंट प्रोग्राम में रीड करें, और आउटपुट कहाँ कर दिया? मॉनिटर पे। सो ये वाला फ्लो देखते हैं। फाइल से प्रोग्राम के अंदर डाटा आएगा, डाटा फिर आपका मॉनिटर पे आउटपुट हो जाएगा। तो जब भी आपको फाइल रीड करनी है, तो आपको इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया? इन फाइल रखा, और test.txt फाइल का नाम मैंने जो अभी जस्ट क्रिएट करी थी वही फाइल नेम क्या कर दिया? मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो इफ स्ट्रीम आपका क्या करती है? फाइल के कंटेंट को रीड करने में हेल्प करती है। ये सिर्फ फाइल रीड मोड में ही ओपन करेगा, राइट मोड में नहीं ओपन करेगा। ऑफ स्ट्रीम राइट में करता है, इफ स्ट्रीम आपका रीड मोड में ओपन करता है फाइल को। एक कैरेक्टर एरे बनाया, वाइल इन फाइल आपका एक ऑब्जेक्ट है। वाइल में इन फाइल अगर ऑब्जेक्ट बना होगा तो इसका एक एड्रेस बना होगा, तो जब फाइल के कंटेंट मिल रहे हैं तो वो एड्रेस रिटर्न कर लेगा अपने आप आपका कंपाइलर, और जैसे ही आपका फाइल के कंटेंट फिनिश हुए, एंड ऑफ फाइल आ गया, तो इन फाइल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और कंडीशन फाइल की क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो अभी तो ये इसमें फर्स्ट लाइन पड़ी हुई है, डूइंग C++ लैंग्वेज पड़ी हुई है डाटा आपका, तो ये कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। कंडीशन ट्रू है। इन कीबोर्ड से डाटा कैसे रीड करते हो आप? कैरेक्टर एरे में cin.getLine। अगर फाइल से रीड करना है तो infile.getLine। getLine अगर आप फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ लगा दोगे तो getLine कहां से डाटा रीड करेगा? आपकी test.txt फाइल से रीड करेगा आपका। और कब तक रीड करेगा? जब तक उसको /n नहीं मिल जाता। पूरी लाइन रीड करके आपका A में स्टोर कर देगा आपका। फिर cout A क्या करेगा? उसको डिस्प्ले कर देगा फर्स्ट लाइन को आपका। ये आपका डिस्प्ले कर देगा, cout क्या करेगा? मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा आपका। ऐसे ये तीनों लाइन 1 बाय 1 रीड करके आपका डाटा कहां पर डिस्प्ले करेगा? मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये तीनों लाइनें जो राइट करी थी वही कंटेंट आपका स्क्रीन पे नजर आ जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अभी आपने इस 2 प्रोग्राम से क्या सीखा कि फाइल के कंटेंट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, या आपकी फाइल बनी पड़ी है उसके कंटेंट कैसे रीड करके मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। ये वाला मैंने आपको चीजें बताई हैं। आइए अब देखते हैं एक और क्लास आपके पास अवेलेबल है
जो दोनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, और वो क्लास कौन सी है? एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्या है? बेसिकली आपके फाइल के कंटेंट को राइट भी कर सकती है और रीड भी कर सकती है। आपका ऑफ स्ट्रीम क्या करेगी? सिर्फ राइट करेगी आउटपुट मोड में, यानी राइट मोड में ही ओपन होती है फाइल आपकी ऑफ स्ट्रीम से, और इफ स्ट्रीम से आपका रीड मोड में ही ओपन होती है फाइल आपकी। लेकिन एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा? आपका दोनों मोड में आपका फाइल को ओपन कर लेता है, रीड में भी कर लेता है और राइट में भी कर लेता है आपका। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एफ स्ट्रीम के साथ। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एफ स्ट्रीम क्लास का, जो मैंने आपको बताया था कि एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। दोनों तरह के ऑपरेशन आपका फाइल पे परफॉर्म कर सकता है एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने पर्सन क्लास बनाई है। सबसे पहले मैंने पर्सन क्लास बनाई है। इसमें दो प्राइवेट मेंबर्स है, नेम एंड एड्रेस। सपोज मैं एक पर्सन का नेम और एड्रेस फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो 50-50 ब्लॉक्स के ही एरे हैं, कैरेक्टर एरे हैं। फिर पब्लिक मेंबर में मेरा गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन क्या कर रहा है? scene.getLine नेम को इनपुट कर रहा है कीबोर्ड से, ऐसी एड्रेस को इनपुट कर रहा है। गेट का काम है नेम और एड्रेस के लिए कीबोर्ड से डाटा इनपुट करना। शो का काम है कीबोर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट में डाटा पड़ा है उसको सी आउट करना, स्क्रीन पे आउटपुट करना। तो शो क्या करेगा? डाटा डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे, और आपका गेट क्या करेगा? कीबोर्ड से डाटा एक्सेप्ट करेगा। मेन के अंदर मैंने एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, क्या एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ch, एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p कितने बाइट का बनेगा? जितने इसके मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो 50-50 100 बाइट्स का बनेगा p आपका। फिर मैंने फाइल को ओपन करा है। कैसे ओपन करा है? फाइल.ओपन फंक्शन लिखा है। ओपन फंक्शन को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है फाइल का नाम। फाइल का नाम मैंने क्या रखा? पर्सन ही रखा, कॉमा करके। फिर मोड ऑफ ऑपरेशंस स्पेसिफाई करने होते हैं, और वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं? आयोस फ्लैग से। आयोस आपकी बेस क्लास है आपकी सारी क्लासेस की। सो ये आयोस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन का मतलब इनपुट मोड, इनपुट का मतलब रीड करना चाहे फाइल में से तो रीड कर सकते हैं। फिर आयोस, फिर पाइप का सिंबल, और सिंबल लॉजिकल जो और आपका होता है बिटवाइज और आपका जो आपका ऑपरेटर होता है वो लगाना है इन फ्लैग्स के बीच में। फिर मैंने कहा आयोस आउट, आयोस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट का मतलब आउटपुट मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं, यानी इनपुट मोड में भी, आउटपुट मोड में भी। और थर्ड फ्लैग क्या कहता है? आयोस ऐप, अपेंड में से निकाला है ऐप, APPEND में से APP ऐप निकाला है। अपेंड मोड जब भी हम सेट कर देते हैं, इसका मतलब ये जब भी ये फाइल ओपन होगी तो इसके पुराने कंटेंट ओवरराइट नहीं होंगे। फाइल डाटा कहाँ से राइट करना शुरू करेगा? एंड ऑफ द फाइल, जहाँ फाइल का एंड है उसके आगे रिकॉर्ड्स राइट करेगा ये आपका। अपेंड का मतलब होता है, ये आपको पता ही है इंग्लिश में, अपेंड का मतलब टू ऐड समथिंग बिहाइंड एग्जिस्टिंग डाटा। सो अपेंड मोड क्या करेगा? आपका फाइल को ओवरराइट नहीं करेगा, डाटा अपेंड करेगा आपका। फिर एक डू वाइल लूप लिखा। डू वाइल में मैंने p.get फंक्शन कॉल करा। गेट क्या करेगा? नेम और एड्रेस इनपुट करा लेगा p को, p में नेम भी है एड्रेस भी है। p.get क्या करेगा? आपका नेम और एड्रेस की वैल्यू इनपुट करा लेगा।
फिर मुझे अब इस p ऑब्जेक्ट को राइट करना है फाइल के अंदर। p ऑब्जेक्ट राइट कैसे करा, फाइल डॉट राइट फंक्शन से, राइट फंक्शन से मैंने राइट करा और एंड p पास करा। राइट फंक्शन को दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक एड्रेस ऑफ p और एक साइज ऑफ p। एंड p से मैंने एड्रेस पास कर दिया, लेकिन इस पे आपको कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कैर स्टार का। कैर स्टार का क्या करना पड़ेगा आपको, कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो इनबिल्ट डेफिनेशन है उस इनबिल्ट डेफिनेशन में हमने जो फर्स्ट पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर ले रखा है वो क्या ले रखा है, पॉइंटर टू कैर ले रखा है, इसलिए कैर स्टार का आपको कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि p का टाइप तो पर्सन है और डेफिनेशन में कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है फर्स्ट पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर, तो इसलिए आपको वो कंपैटिबल करने के लिए कैर स्टार का क्या करना पड़ेगा, एंड p पे कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इससे हम ये कंपाइलर को कह रहे हैं एंड p एक कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस माने। फिर आपको क्या करना है, साइज ऑफ पर्सन लिखा। साइज ऑफ पर्सन मतलब 100 बाइट्स, कितने बाइट्स है पर्सन क्लास जो आपके ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वैल्यू आएगी सेकंड पैरामीटर की, 100 बाइट्स आपका 100 पास करेगा आपका। जैसे ये राइट हो गया आपका फाइल के अंदर, फिर मैंने कुछ एंटर अनदर रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड राइट करना चाहते हैं। सीन में आपने कहा यस, वाई प्रेस कर दिया। सीन डॉट गेट वाई के बाद जो एंटर प्रेस करोगे उसको रिमूव करेगा। इसको कौन रिमूव करेगा, ये सीन डॉट गेट विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन क्या करेगा आपका, स्लैश एन को रिमूव करेगा। नहीं तो स्लैश एन किसको मिल जाएगा, जब p डॉट गेट दोबारा चलेगा तो नेम को, इस वाले नेम को मिल जाएगा स्लैश एन। तो आपको इसलिए सीन डॉट गेट विदाउट पैरामीटर स्लैश एन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अभी तो ch में ch की वैल्यू चेक करेगा क्या y है, अभी तो y एंटर करी है, तो y इक्वल टू y कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर दोबारा लूप चलेगा, p डॉट गेट में दोबारा सेकंड रिकॉर्ड इनपुट करोगे, फाइल डॉट राइट इसको दोबारा से राइट कर देगा। फिर पूछेगा एंटर अनदर रिकॉर्ड, मैंने कहा नहीं, एंड प्रेस कर दिया, मैंने एंड प्रेस कर दिया तो स्लैश एन के बाद स्लैश एन जनरेट होगा, स्लैश एन रीड करा सीन डॉट गेट ने। अब एन इक्वल टू वाई नहीं होता, कंडीशन क्या हो जाएगी लूप की, फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे ये यस करके दो पर्सन्स के रिकॉर्ड क्या कर दिए हैं, फाइल के अंदर राइट कर दिए हैं। अब मुझे कंटेंट्स को रीड करना है, जो मैंने राइट करा है उन रिकॉर्ड्स को वन बाय वन क्या करना है, मेरे को रीड करना है। जब भी फाइल राइट होती है या रीड होती है तो दो तरह के इंटरनल पॉइंटर फाइल के वर्क करते हैं। वो दो तरह के पॉइंटर कौन से हैं, एक पुट पॉइंटर होता है, एक गेट पॉइंटर होता है। गेट पॉइंटर जब हम रीड करते हैं तब मूव करता है आगे, और पुट पॉइंटर जब हम राइट करते हैं तब मूव करता है पुट पॉइंटर आगे। अभी हमें रीड करना है, और रीड भी कहां से करना है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से। तो मुझे गेट पॉइंटर को कहां सेट करना पड़ेगा, गेट और पुट पॉइंटर इंटरनल पॉइंटर है, हमें नहीं दिखते हैं ये आपके इंटरनल को मेंटेन करता है आपका। तो हमें गेट पॉइंटर कहां मेंटेन करना है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में मेंटेन करना है, ताकि हम फर्स्ट रिकॉर्ड से रीड करना शुरू करें। तो गेट पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट करने के लिए एक फंक्शन आता है सीक गेट पॉइंटर, फाइल डॉट सीक जी। मैं कह रहा हूं 0 बाइट्स मूव करे, और कौन से पोजीशन के, आपकी फाइल की 3 पोजीशन होती हैं, एक बिगिनिंग पोजीशन, एक एंड पोजीशन, और अगर गेट पॉइंटर बीच में कहीं होगा तो करंट पोजीशन। ये बिगिनिंग पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है, ये करंट पोजीशन है। अगर आपका गेट पॉइंटर बिगिनिंग पे सेट करना है तो हम सीक जी से क्या बोलेंगे, 0 बाइट्स मूव करे बिगिनिंग पोजीशन से। और बिगिनिंग पोजीशन को रेफर कैसे करना है, आयोस बैग से क्या करना है, उस बिगिनिंग पोजीशन को रेफर करना है। आयोस कर से करंट पोजीशन, आयोस एंड से एंड पोजीशन, आयोस एंड से एंड पोजीशन आपको मेंशन करना है। तो मैं गेट पॉइंटर को 0 बाइट अगर बिगिनिंग पोजीशन में मूव करूंगा तो गेट पॉइंटर कहाँ सेट हो जाएगा, बिगिनिंग पे सेट हो जाएगा आपका।
अब जैसे राइट होता है, राइट के अपोजिट रीड फंक्शन होता है। तो मैंने फाइल डॉट रीड से क्या बोला, एंड पी में मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करे और कितने बाइट्स रीड करने हैं फाइल में से, 100 बाइट्स रीड करने हैं। तो वो 100 बाइट्स रीड करके पी में राइट कर देगा 100 बाइट्स आपके। फिर आप वाइल लूप से चेक करा क्या फाइल का एंड ऑफ फाइल आ गया। EOF एक इनबिल्ट फंक्शन है fstream क्लास के अंदर, और ये फंक्शन क्या चेक करता है, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल, जब जब फाइल का एंड नहीं आया है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर फाइल का एंड नहीं आया है 0 रिटर्न करेगा, और फाइल का एंड आ गया तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और नॉन जीरो रिटर्न करेगा तो नॉट क्या कर देगा उसको। नॉन जीरो क्या होता है, ट्रू होता है, और जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है आपका। तो अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है, अभी तो फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट करा है, 0 रिटर्न करा, नॉट जीरो को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा आपका। पी डॉट शो क्या कर देगा, पी में जो जस्ट रीड किया उसको डिस्प्ले कर दे। फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा, एंड ऑफ फाइल नहीं है, सेकंड रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। फिर थर्ड रिकॉर्ड रीड करने की कोशिश करेगा तो एंड ऑफ फाइल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और ये वाइल कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन जीरो 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, और नॉट लगा देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लूप से बाहर आ जाएगी, प्रोग्राम आपका फिनिश कर जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको क्या नई चीज बताई है, fstream क्लास और डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइल, इनपुट मोड, आउटपुट मोड, अपेंड मोड, और भी मोड्स होते हैं आपके, वो आपको मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा कौन से और मोड होते हैं आपके। और क्या आपने फाइल का डाटा राइट कैसे करा है, राइट फंक्शन से, रीड कैसे करा है, रीड फंक्शन से, और आपने क्या आपको पता लगा गेट और पुट पॉइंटर। गेट पॉइंटर सेट करना है तो सीक जी, और पुट पॉइंटर सेट करना है राइट करने के वक्त तो सीक पी होता है फंक्शन आपका। सीक जी के अपोजिट कौन सा फंक्शन होता है, सीक पी। सीक पी ये क्या होता है आपका, पुट पॉइंटर को सेट करने के लिए आपका फंक्शन होता है आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को राइट करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट्स को रीड बैक करते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। हमने fstream क्लास देखी, fstream से ही हमने राइट करा और fstream से ही हमने रीड करा आपका। अब इस प्रोग्राम को जब आप इसको रन करोगे तो आपका फाइल में डाटा ऐड करता जाएगा, आपके जितने भी कंटेंट्स होंगे उसमें ऐड करता जाएगा, आपका ओवरराइट नहीं करेगा आपका। तो आइए अब देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं सेम जो आपने एग्जांपल मैंने अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया, पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट राइट करना है और पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट रीड बैक करना है। क्लास मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ मैंने मेन फंक्शन ही लिखा है। क्लास आप बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही आप देख के बना सकते हो। तो इसमें मैंने मेन में मैं क्या लिखा, ऑफस्ट्रीम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आउट फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, कैरेक्टर वेरिएबल cs डिक्लेयर किया, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p, और आउट फाइल डॉट ओपन आउट फाइल डॉट ओपन फंक्शन आउट फाइल या इफ स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट इन फाइल के साथ भी यूज हो सकता है। और ओपन मैंने कहा ओपन करे, किसको ओपन करे, पर्सन क्लास को ओपन करे, और किस मोड में, इसमें आउटपुट मोड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आउटपुट मोड तो आउटपुट मोड के लिए ही बनी होती है। इसमें हमें सिर्फ एक ही मोड स्पेसिफाई करना है, अपेंड मोड आपका मतलब रिकॉर्ड आपका वो क्या करेगा, लास्ट में जाके ऐड करेगा आपका। तो ये एक ही फ्लैग आपको पास करना है। आयोस आउट आपका इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड है कि भी ये आउटपुट के लिए है ही क्लास बनी है ऑफस्ट्रीम। फिर डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप क्या करेगा, पी डॉट गेट से मैंने ऑब्जेक्ट में डाटा एंटर किया, एंटर अनदर रिकॉर्ड, यस किया, स्लैश एंड रिमूव किया इसने, और आउट फाइल डॉट राइट एंड पी साइज ऑफ पर्सन,
एंड पी से आपका कैश आर का कास्ट ऑपरेशन लगा के साइज ऑफ पर्सन लिख के आपने राइट कर दिया ऑब्जेक्ट को। फिर दोबारा वाइल कंडीशन चेक करेगा, y इक्वल टू y कंडीशन ट्रू निकलेगी, डू वाइल चले फिर से चलेगा, p डॉट गेट दोबारा डाटा एंटर कराएगा, एंटर अनदर रिकॉर्ड अब आप एंड कर दो इसमें एंड और स्लैश एन को गेट करेगा और राइट आपका सेकंड ऑब्जेक्ट राइट हो जाएगा और कंडीशन क्या हो जाएगी एंड पे आपकी फॉल्स। और आउट फाइल डॉट क्लोज आपका क्लोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हमें रीड बैक करना है। रीड बैक करने के लिए फाइल का क्लोज होना बहुत जरूरी है, तो आउट फाइल डॉट क्लोज फंक्शन मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका जब इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट उसको ओपन करेगा तो वो ओपन नहीं कर पाएगा आपका। फिर मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इन फाइल और मैंने इसमें रीड मोड बताया पर्सन क्लास का पर्सन फाइल का नाम है वो ओपन करे फाइल को। और मैंने इसमें सीख जी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब भी फाइल को ओपन करोगे तो आपका गेट पॉइंटर बिगिनिंग पे ही सेट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इन फाइल डॉट रीड एंड बी साइज ऑफ पर्सन से मैंने एक ऑब्जेक्ट रीड किया, चेक किया इन फाइल का एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो पी डॉट शो और रीड से सेकंड रिकॉर्ड रीड करे, ऐसे ऑनवर्ड जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे रीड करेगा और पी डॉट शो क्या करेगा उनको डिस्प्ले करता जाएगा। लास्ट में इन फाइल डॉट क्लोज और रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम के लिए आप मतलब ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल के साथ मैंने आपको पहले इंसर्शन ऑपरेटर बताया था, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके बताया था, उसमें डाटा राइट करके बताया था, आउट फाइल लिखा था और लेस देन करके आपने डाटा स्ट्रिंग्स को राइट करा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये ऑपरेटर यूज करें, आप राइट और रीड फंक्शन भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। राइट और रीड फंक्शन बेसिकली क्या है, बाइनरी में डाटा राइट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में डाटा राइट करते हैं और रीड बैक करते हैं बाइनरी फॉर्म में ही। अब इसमें और भी कुछ फ्लैग्स होते हैं। एक फ्लैग होता है iOS नो क्रिएट, ये सेट कर दोगे अगर आप फाइल को ओपन करते वक्त तो इसका मतलब है फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। फाइल पहले से एग्जिस्ट, नो क्रिएट का मतलब क्रिएट ना करे। अभी आउट फाइल में तो क्या होता है अपेंड मोड, अगर आपका ओपन अपेंड मोड नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको फाइल को क्रिएट कर देगा और ओपन कर देगा। नो क्रिएट का मतलब क्रिएट ना करे स्क्रैच से, पहले से ही एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइल आपकी। नो रिप्लेस का मतलब रिप्लेस ना करे फाइल को जब ओपन करे तो ओवरराइट ना करे, ओवरराइट ना करे। नो रिप्लेस का मतलब है कि ओवरराइट ना करे फाइल को, ट्रंकेट ना करे। एट मतलब ट्रंकेट कर दे उसको। पहले अगर आपको फाइल ओपन करनी है लेकिन आपको पुरानी फाइल नहीं चाहिए तो 8 आपको फ्लैग सेट कर देना है। फिर बिन आपका बाइनरी मोड के लिए होता है आपका, और इन आउट और एपीपी मोड आपको मैं समझा चुका हूं। तो ये एग्जांपल मैंने ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम के थ्रू आपको करके बताया। सेम एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल ही है लेकिन ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम के थ्रू मैंने आपको बताया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करना चाहूँगा। अभी तक जितने मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम्स बताए हैं फाइल हैंडलिंग के, मैंने जो फाइल हैंडलिंग करी है कहाँ पर उसकी सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सारी की सारी फाइल हैंडलिंग की स्टेटमेंट मैंने मेन के अंदर लिखी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मेन के अंदर ही सारी फाइल हैंडलिंग की स्टेटमेंट लिखो। आप जनरली क्या करते हो, क्लासेस बनाते हो
और क्लासेस के अंदर राइट, अगर फाइल में राइट करना है तो वो राइट वाला स्टेटमेंट क्लास के अंदर फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर राइट करोगे, और अगर आपने रीड बैक करना है तो क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाओगे और उसमें से ही आप रीड बैक करोगे। तो अगर आप क्लासेस के अंदर फाइल हैंडलिंग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया है। तो मैंने वही एक क्लास बनाई है, पर्सन नाम की क्लास बनाई है, नेम और एड्रेस 50-50 ब्लॉक के कैरेक्टर एरे बना दिए हैं। गेट फंक्शन मैंने सेम बनाया है पहले जो मैंने आपको बताया था, सी इन गेट लाइन, नेम को गेट लाइन करेगा और एड्रेस को गेट लाइन करेगा, यानी नेम और एड्रेस इनपुट कराएगा कीबोर्ड से। शो फंक्शन क्या करेगा आपका, नेम और एड्रेस को क्या करेगा, सी आउट करेगा आपका। अब मैंने अगर फाइल में राइट करना है, यानी मुझे डाटा कीबोर्ड से मैंने रीड कर लिया, अब मैंने फाइल में राइट करना है तो मैं क्या फंक्शन मैंने बनाया है, डिस्क राइट फंक्शन बनाया है। डिस्क राइट में कोई पैरामीटर नहीं है और वॉइड रिटर्न टाइप है इसका। हम क्या कर रहे थे, पहले मेन के अंदर पी ऑब्जेक्ट, पी पर्सन क्लास के पी ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे थे डिस्क के अंदर। अब हमें डिस्क राइट में ऑब्जेक्ट ही राइट करना है, लेकिन पी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है। हम किसका नाम लिखेंगे, दिस पॉइंटर को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए, जो कि हमने मेन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ स्टेटमेंट, ऑस्टिन क्लास का मैंने आउट फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, person1 नाम की फाइल का नाम स्पेसिफाई करा और मोड ऑफ ऑपरेशन क्या स्पेसिफाई कर दिया, आईओएस ऐप। अपेंड मोड में, आउटपुट मोड और अपेंड मोड में ये क्या करेगा, फाइल को राइट करेगा आपका। अब मैंने राइट कैसे करा, आउटफाइल डॉट राइट दिस पास कर दिया, दिस के ऊपर मैंने कैर स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगा दिया, क्योंकि दिस पॉइंटर क्या है, इसी क्लास टाइप का ही पॉइंटर है, तो इसलिए मैंने कैर स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगा दिया दिस पे, और साइज ऑफ पर्सन पास कर दिया, यानी कि 100 पास कर दिया। तो दिस के पास किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा, जिस ऑब्जेक्ट से हम डिस्क राइट कॉल करेंगे हम। राइट होने के बाद, दिस पॉइंटर राइट करने के बाद मैंने आउटफाइल डॉट क्लोज करके फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये जो राइट फंक्शन पहले हम मेन के अंदर लिख रहे थे, अब मैंने क्या कहाँ लिख दिया, डिस्क राइट फंक्शन क्लास के अंदर फंक्शन बनाया, उसमें राइट कर दिया। अब नेक्स्ट है, अब हमें रीड बैक करना है कंटेंट को। अगर हमें रीड बैक करना है तो क्लास कौन सी है आपकी, इफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया इन फाइल, और मैंने इफ स्ट्रिंग क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इन फाइल, और फाइल का नाम क्या स्पेसिफाई कर दिया, person1। फिर मैंने रीड करा किसमें रीड करा, दिस में रीड कर लिया, दिस पॉइंटर में मैंने इसको रीड कर लिया, यानी जिस ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट में इसको रीड कर लिया, और साइज ऑफ पर्सन पास कर दिया मैंने। फिर चेक करा, एंड ऑफ फाइल आ गया, अगर नहीं आया तो दिस एरो शो, दिस पॉइंटर में जो डाटा आया है दिस एरो शो से मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले कर दिया। इन फाइल डॉट रीड फिर सेकेंड रिकॉर्ड रीड करेगा, दिस में ही रीड करेगा दोबारा से, यानी पुराने रिकॉर्ड को ओवरराइट करके नया रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें दिस में, और साइज ऑफ पर्सन पास कर दिया। फिर चेक करेगा एंड ऑफ फाइल आया, नहीं आया तो दिस एरो शो सेकेंड रिकॉर्ड क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। ऐसे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर हो जाएंगे आपके, और लास्ट में लूप फिनिश होने के बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, इन फाइल डॉट क्लोज। अब नेक्स्ट मैंने मेन के अंदर क्या लिखा है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पी, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, डू वाइल लूप लिखा, डू वाइल लूप में मैंने क्या लिखा,
p डॉट गेट, p ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेंबर बने हैं, प्राइवेट मेंबर नेम और एड्रेस। p डॉट गेट क्या करेगा, उनकी वैल्यू को इनपुट कराएगा कीबोर्ड से। जब इनपुट हो जाएगा तो p डॉट डिस्क राइट क्या करेगा, उसको फाइल में राइट कर देगा, ये वाला फंक्शन चलेगा और p ऑब्जेक्ट को राइट कर देगा। फिर एंटर अनदर रिकॉर्ड, ch में अगर आपने y प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया तो ch में y आ गया, और /n y के बाद एंटर प्रेस किया है। /n को रिमूव करने के लिए ये वाला scene डॉट गेट, फिर while कंडीशन चेक करेगा, ch में y है, y इक्वल टू y कंडीशन ट्रू हो जाएगी। p डॉट गेट से फिर दो नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करोगे, फिर डिस्क राइट से फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड राइट हो जाएगा। ऐसे आप जब जब y प्रेस करते जाओगे, आपके ऑब्जेक्ट्स गेट फंक्शन को कॉल करते हुए p ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा एंटर करते जाओगे, और p डॉट डिस्क राइट से आपका वो फाइल के अंदर राइट होता जाएगा। जब आपने n प्रेस कर दिया तो ये while की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब रीड करना है तो रीड करने के लिए p डॉट डिस्क रीड इतना ही लिखना है। डिस्क रीड अपने आप सारे फाइल को ओपन करके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा आपका। तो ये आपको मैंने इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आप फाइल के अंदर राइट और रीड बैक करना चाहते हैं क्लासेस के अंदर तो कैसे करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपको अपने दो अलग फंक्शन बना देने हैं, एक डिस्क राइट एक डिस्क रीड, और उसमें आप अपनी राइट और रीड स्टेटमेंट लिख देंगे आप। तो अब आइए देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट, आप देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं आपके। अभी तक जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उसमें जब मैंने मेन फंक्शन लिखा है तो मेन फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने एम्प्टी ही रखे हैं, एम्प्टी ही रखे हैं, खाली रखे हैं। लेकिन अगर आप मेन के भी पैरामीटर स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं मेन के, एक argc और एक argv, ये दो पैरामीटर होते हैं। argc इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है और argv एक एरे होता है, एरे कह लो या पॉइंटर टू कैर कह लो। ये एक एरे बनेगा और किस टाइप का एरे बनेगा, कैर स्टार, मतलब एक स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करेगा। कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर ही होती है। तो वो जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगी उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इसके एरे के हर ब्लॉक में प्लेस हो जाएगा। अब argc क्या करता है, argc में जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो argc के पास जितने आर्गुमेंट्स रन करते वक्त हम पास करेंगे, अगर 2 पास किए तो आपका वो जो टोटल काउंट है आर्गुमेंट्स का, वो टोटल काउंट argc के पास आएगा। और कौन से आर्गुमेंट्स आएंगे, वो जो स्ट्रिंग्स होंगी जो आपकी एक्चुअल उनका जो स्टार्टिंग बाय कैरेक्टर का एड्रेस होगा वो कहाँ आएगा, argv में आएगा। argc में टोटल काउंट ऑफ पैरामीटर्स आएगा और argv में एक्चुअल स्ट्रिंग्स आएंगी, जो आप पास करोगे स्ट्रिंग्स वो आएंगी। आपने चेक करना है कौन से स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स हमने पास करे। तो कैसे चेक करोगे, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, i 0 से लेके लेस देन argc तक चलेगा, लेस देन argc तक चलेगा, और क्या कहेगा, cout फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल टू argv argv 0 पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट आया होगा वो प्रिंट कर देगा, i का इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। 1 पे अगर मान लो आपने 3 आर्गुमेंट पास किए तो आपका 3 argc में क्या आएगा, 3 आएगा। तो 0 i 0 होगा, 0 लेस देन 3 होगा, कंडीशन ट्रू होगी। फर्स्ट आर्गुमेंट argv 0 में पड़ा होगा, सेकंड आर्गुमेंट argv 1 में पड़ा होगा, थर्ड आर्गुमेंट argv 2 में पड़ा होगा। अब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते कैसे है, मतलब जब आप रन करते हो, अगर आप विंडोज में रन कर रहे हो
तो मान लो आपका एक फोल्डर है C++, उस फोल्डर के अंदर मान लो आपने सारे प्रोग्राम सेव कर रखे हैं और इस सपोज फाइल का नाम है command.cpp। अब जब आप इसको कंपाइल करोगे, जब कंपाइल कर दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, command.exe बन जाएगी, command.exe बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस तो अभी command.exe को कैसे रन करोगे आप, command.exe का नाम लिखोगे आप, स्पेस करके मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर दिया 1, फिर स्पेस करके मैंने सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर दिया 2। अब ये argc में क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। आप कहोगे आर्गुमेंट तो मैंने 2 ही पास करे हैं, 2 तो पास करे हैं, लेकिन एक फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा आपका, exe का नाम, पूरा पाथ और exe फाइल का नाम भी फर्स्ट आर्गुमेंट माना जाएगा। जो आपने 1 लिखा है ये सेकंड आर्गुमेंट माना जाएगा, और जो 2 लिखा है वो थर्ड आर्गुमेंट माना जाएगा आपका। सो argc में 3 आएगा और argv0 पे इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग C का एड्रेस आएगा, argv1 में इस 1 का एड्रेस आएगा और argv2 में आपका इस 2 का स्टार्टिंग एड्रेस आएगा। तो ये जब आप अपने प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड लाइन से आप अगर रन करते हो तो आप अपने exe का नाम लिखते हो, विंडोज में, और यूनिक्स लिनक्स में क्या होता है, a.out। तो a.out लिखो या exe का नाम लिखो, आपको ऐसे पैरामीटर पास करने हैं 1 2 ऐसे, चाहे अभी तो मैंने 2 ही पास करे, आप चाहे 10 पास कर दो, तो जितने भी आर्गुमेंट्स आप पास करोगे वो सारे किस में जाएंगे, argv में जाएंगे। और टोटल काउंट किसके पास जाएगा, argc के पास टोटल काउंट जाएगा आपका। आपने वेरिएबल्स के नाम argc और argv ही रखना है, आपने ये चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है कि 2 पैरामीटर्स होते हैं मेन के अंदर, और पहला पैरामीटर argc होता है और सेकंड पैरामीटर argv होता है। फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर टाइप का होगा और सेकंड पैरामीटर पॉइंटर टू एक कैर होगा आपका, एरे, एक एरे होगा और पॉइंटर टू कैर एरे होगा आपका। एरे ऑफ पॉइंटर्स बना, किस टाइप का बना, पॉइंटर टू कैर का एरे ऑफ पॉइंटर बना आपका। अब एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज अगर आपने DOS में कमांड प्रॉम्प्ट में काम करा है, तो आपकी DOS में कमांड होती है एक कॉपी, क्या होती है, कॉपी कमांड होती है, कॉपी फाइल 1 फाइल 2। कॉपी क्या करता है, फाइल 1 के सीपी या कॉपी होती है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी कमांड होती है आपकी डुप्लीकेट फाइल की कॉपी बनाने में आपके हेल्प करती है वो कमांड। फाइल 1 पहले से एग्जिस्ट कर रही है और हम इसके कंटेंट फाइल 2 में राइट करना चाहते हैं, तो कॉपी कमांड होती है। और सीपी होती है यूनिक्स में या लिनक्स में, सीपी आपका यूनिक्स और लिनक्स में होती है कमांड, और कॉपी या एक्स कॉपी शायद मेरे ख्याल से डॉस में होती है कमांड आपकी। तो अगर आपने अपना प्रोग्राम के
थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू बिल्कुल सीपी जैसे काम करती है या कॉपी काम करती है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है तो कैसे आप बनाओगे? तो आप कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे? मान लो इस प्रोग्राम का नाम मैंने कॉपी फाइल रख दिया है, तो मैं कैसे रन करूंगा इसको? कॉपी फाइल, कोई एग्जिस्टिंग फाइल का नाम सपोज abc.txt को pqr.txt में कॉपी करे आपका। मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम को मैंने रन करा कमांड प्रॉम्प्ट से और उसको मैंने कहा abc एग्जिस्ट कर रही है फाइल, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दे। किस नाम से बना दे? pqr.txt के नाम से बना दे। तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट से होगा आपका, क्योंकि ये जो abc.txt और pqr.txt है, ये फाइल कमांड आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कैसे पास होंगे? argc और argv के थ्रू होंगे आपके। तो कैसे मैंने इसकी कोडिंग लिखी है? एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया ch, argc की वैल्यू चेक करी कि लेस देन 3 तो नहीं है, क्योंकि हमारे कितने आर्गुमेंट होने चाहिए? 3 होने चाहिए आर्गुमेंट आपके। फर्स्ट ये स्ट्रिंग का पूरा पाथ होता है, फिर एक सेकंड पैरामीटर फाइल का नाम और थर्ड पैरामीटर भी फाइल का नाम। सो 3 से कम है तो हम क्या मैसेज दे देंगे? cout प्रोवाइड 3 आर्गुमेंट और रिटर्न 0 से यहीं से वापस चला जाएगा आपका प्रोग्राम, आपका खत्म हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हमें 3 आर्गुमेंट्स पास करने ही करने हैं। अगर एक ही पास करा, टोटल 2 ही हुए आपके आर्गुमेंट्स, तो ये वाला प्रोग्राम ना चले। अगर मान लो आपने ऐसे 3 आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर दिए तो ये वाली कंडीशन ही फॉल्स होगी। ऑफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आउट फाइल, और मैंने किस फाइल में राइट करना है? pqr में राइट करना है। तो मैंने ये pqr.txt किस में जाएगा? argv2 में जाएगा आपका। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया आउटपुट मोड में, और इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट नया इन फाइल, और ये मेरा किस में से रीड करना है? मैंने abc.txt में से रीड करना है। सो argv1 में मेरा क्या आया होगा? abc.txt आया होगा स्ट्रिंग। तो वो इनपुट मोड में, रीड मोड में आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। argv2 राइट मोड में फाइल ओपन हो जाएगी, और argv1 रीड मोड में फाइल ओपन हो जाएगी आपकी। अब मैंने एक कैरेक्टर गेट करा। कैसे गेट करा? infile.get विदाउट पैरामीटर्स। मैंने स्ट्रिंग नहीं रीड करी, मैं एक कैरेक्टर रीड कर रहा हूं और राइट कर रहा हूं आउट फाइल में। इन फाइल से एक कैरेक्टर रीड करा, आउट फाइल में राइट कर दिया, फिर एक सेकंड कैरेक्टर रीड करा, फिर आउट फाइल में राइट कर दिया। तो एक कैरेक्टर रीड करा, चेक करा एंडर फाइल आया, नहीं आया, तो आउट फाइल डॉट पुट ch एक कैरेक्टर राइट कर दिया, फिर नेक्स्ट एक कैरेक्टर को रीड करेगा। तो ये लूप कब तक चलता जाएगा? जब तक फाइल का एंड नहीं आएगा। तो पूरी फाइल क्या हो जाएगी आपकी? राइट हो जाएगी, और फिर उसके बाद में मैंने आउट फाइल और इन फाइल को क्लोज कर दिया। तो अब आप दोबारा चेक करना, आप dir कमांड या ls कमांड, dir कमांड आपकी DOS में और ls कमांड यूनिक्स लिनक्स में आप यूज करके देखोगे तो आपकी pqr.txt फाइल बन गई होगी, और उसमें कंटेंट भी वही होंगे जो abc.txt के हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हो और तब कुछ आर्गुमेंट पास करना चाहते हो, तो उन आर्गुमेंट्स को कैसे रिसीव करोगे? argc और argv के थ्रू ही आप क्या करोगे? उनको रिसीव करोगे। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल फाइल हैंडलिंग में। इसमें रीडायरेक्शन, और रीडायरेक्शन रह गया है आपका, रीडायरेक्शन कैसे करनी है, और आपका रह गया है ओवरलोडिंग, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आइए अब देखते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो होते हैं, बेसिकली कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जब आप विंडोज़ में काम करते हो या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट यूनिक्स लिनक्स में काम करते हो, तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं।
कौन से रीडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये ऑपरेटर आपके यूज करते हुए हमें रीडायरेक्शन का प्रोग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा आपका, इस प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया। मेन के अंदर एक ch वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिखा है और वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप में बोला cin.eof, जब तक cin को एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता तब तक ये लूप चले। और cin से मैंने क्या cin कराया है, ch में एक कैरेक्टर cin कराया है और एक फंक्शन कॉल किया है रीसेट ios फ्लैग ios skip white space। ios क्लास के अंदर एक फ्लैग है स्किप व्हाइट स्पेस। आपको पता है सीन क्या करता है, व्हाइट स्पेस मिलते ही आगे कैरेक्टर्स या डाटा को स्कैन नहीं करता है। यानी कि व्हाइट स्पेस कौन से कैरेक्टर होते हैं, स्पेस बार, टैब की या एंटर की। आपको क्या करना है, उनको भी स्कैन करना है। यानी स्पेस बार प्रेस करो तब भी सीन से रीड कराना है, टैब प्रेस कर दिया तब भी सीन से रीड कराना है, एंटर प्रेस कर दिया तब भी सीन से रीड कराना है। वो एग्जिट ना करे। तो वो एग्जिट ना करे इसलिए हमें रीसेट ios फ्लैग्स फंक्शन कॉल किया और कहा ios स्किप व्हाइट स्पेस। स्किप व्हाइट स्पेस को रीसेट कर दे, मतलब उसको ऑफ कर दे आपका। और सीन ch में एक कैरेक्टर को गेट करे और जो गेट किया वो cout से मैंने आउटपुट कर दिया मॉनिटर पे। सिर्फ यही कोडिंग है इस प्रोग्राम की। अब इस प्रोग्राम का मान लो आपने टाइप नाम रखा otype.cpp। इसको रन करो, इसकी एग्जीक्यूटेबल बनाओ। सपोज आप यूनिक्स में आपने एग्जीक्यूटेबल बना ली otype.out, ये एग्जीक्यूटेबल बना लिया आपने। अब ये जब आप इसको रन करोगे आप, तो आपने कहा इसको ऐसे लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका एग्जिट नहीं करेगा, वो एक इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है, क्योंकि सीन क्या कर रहा है, आपका एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा। तो आपने लिखा डूइंग C++ एंटर हेलो हाउ आर यू एंटर। जैसे जैसे जो आपने लिखा है आपने, वो दोबारा क्या होगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। यानी क्या होगा, यानी डूइंग C++ जैसे लिखा तो ये लाइन आपकी डूइंग C++ दोबारा टाइप हो जाएगी। हेलो हाउ आर लिखा तो ये हेलो हाउ आर यू दोबारा टाइप हो जाएगा। कब एग्जिट करोगे आप इस प्रोग्राम से, जब आप कंट्रोल Z प्रेस करोगे। कंट्रोल Z क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल होता है। जैसे कंट्रोल Z प्रेस करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये प्रोग्राम सीन को क्या मिल जाएगा, कीबोर्ड से एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा आपका। अब एक तो अगर आपने इसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर से के साथ यूज करना है तो कैसे यूज करोगे आप लिखोगे otype.out लेस देन, मैंने कहा एक फाइल बनी पड़ी है abc.txt एंड ग्रेटर देन pqr.txt। तो अब ये अगर आप अकेला otype.out लिखते हो तो कीबोर्ड से रीड करता है और मॉनिटर पे आउटपुट करता है। लेकिन रीडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आपको कीबोर्ड और मॉनिटर के अलावा कहीं और से रीड और राइट कराना है तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर आप लिनक्स के, यूनिक्स के या आप विंडोज के यूज कर सकते हो। इसकी फंक्शनलिटी आपकी विंडोज में और लिनक्स यूनिक्स में इनबिल्ट है, बनी हुई है।
तो मैं ये कह रहा हूँ ओ टाइप डॉट आउट का इनपुट कहाँ से हो, abc.txt से हो, और आउटपुट किस में हो जाए, pqr.txt में आउटपुट हो जाए। तो अब ये प्रोग्राम कहाँ से रीड करेगा, abc.txt से रीड करेगा, और आउटपुट किस में कर देगा, pqr.txt में आउटपुट कर देगा। जैसे abc.txt का एंड ऑफ फाइल आएगा तो सी इन रुक जाएगा और प्रोग्राम आपका फिनिश कर जाएगा, क्योंकि हर फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल राइट होता है। आपका एंड ऑफ फाइल कंट्रोल Z यानी कि आपका हर फाइल के लास्ट में ऐड करता ही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। तो ये आपका सिंपल क्या है, क्या प्रोग्राम है, रीडायरेक्शन करने में हेल्प करेगा। या अगर आप रीडायरेक्शन नहीं यूज करते, इसको सिंपल रन करोगे तो आप जो टाइप करोगे वो आपका स्ट्रिंग रिपीट होती रहेगी आपकी। आइए आप देखते हैं ओवरलोडिंग ऑफ इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मतलब सी इन के साथ आप ग्रेटर देन इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग और सी आउट के साथ लेस देन की ओवरलोडिंग कैसे करते हैं वो इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। डिस्टेंस 1 क्लास पहले भी बनाते आए हैं, फीट इंचेस प्राइवेट मेंबर है, फिर ये पब्लिक मेंबर डिस्टेंस 1 क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये फीट इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूं जब मेन के अंदर डिस्टेंस 1 क्लास का मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊं D1 D2, तो मैं इसका जो D1 में फीट इंचेस बने हैं, D2 में जो फीट इंचेस बने हैं, मैं सी इन D1 लिखूं और D2 लिखूं तो मेरे D1 के फीट और इंचेस की वैल्यू इनपुट हो जाए, ऐसे D2 के फीट इंचेस की वैल्यू इनपुट हो जाए। और सी आउट D1 लिखो तो D1 के फीट इंचेस की वैल्यू सी आउट हो जाए, ऐसे लेस देन D2 लिखो तो D2 की वैल्यू की D2 के फीट इंचेस की वैल्यू सी आउट हो जाए। सी इन और सी आउट के साथ बेसिक डाटा टाइप के साथ कैसे डील करते हैं, सी इन सी आउट के साथ, सी इन सी आउट के साथ जो आपका ऑपरेटर उसको पता है बेसिक टाइप के साथ कैसे डील करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है ये नहीं पता, क्योंकि क्लासेस तो आप ही ने बनाई होंगी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर को यूज करना चाहते हो तो वो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, ओवरलोड करने पड़ेंगे। कैसे ओवरलोड किया मैंने, ऑपरेटर ग्रेटर देन बनाया, इसका जो रिटर्न टाइप रखा मैंने आई स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस रिटर्न करेगा, मतलब आई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एज ए रेफरेंस। और इसमें दो पैरामीटर है, एक आई स्ट्रीम क्लास का बाय रेफरेंस पैरामीटर है और एक डिस्टेंस 1 क्लास का रेफरेंस पैरामीटर है। और ये क्या है, ये फ्रेंड ऑपरेटर है इस क्लास का। फ्रेंड क्यों बनाया है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। फिर ऑपरेटर लेस देन बनाया है, इसका जो रिटर्न टाइप है ओ स्ट्रीम का रेफरेंस रिटर्न करेगा और इसमें भी दो पैरामीटर है, ओ स्ट्रीम का रेफरेंस पास करना पड़ेगा और डिस्टेंस 1 क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। बाय रेफरेंस नहीं, कॉल बाय वैल्यू पास किया है मैंने। रेफरेंस करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कॉल बाय वैल्यू रखा है क्योंकि हमें जस्ट सी आउट ही करानी है, हमें रिफ्लेक्ट तो कराना नहीं है डाटा, इसलिए मैंने इसको कॉल बाय वैल्यू ही रखा है। अब ये ऑपरेटर क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, ये दोनों ऑपरेटर क्योंकि फ्रेंड फंक्शन और डिस्टेंस 1 है, तो अब जब डिस्टेंस 1 का ऑब्जेक्ट रेफरेंस से पास करेंगे तो जब उसके फीट और इंचेस को हम लिखेंगे तो डॉट ऑपरेटर से हम उनको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या है, डिस्टेंस 1 क्लास के, ये दोनों ऑपरेटर्स क्या है आपके डिस्टेंस 1 क्लास के फ्रेंड ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर ग्रेटर देन बनाया, इसके रेफरेंस आई स्ट्रीम का रेफरेंस रिटर्न करेगा और आई स्ट्रीम का ही रेफरेंस वेरिएबल एस बनाया, डिस्टेंस 1 क्लास का डी रेफरेंस वेरिएबल बनाया। और ये क्या कर रहा है, सी आउट एंटर फीट एस
greater than d dot feet और enter inches, s greater than d dot inches और return s। s क्या है? s आइसक्रीम का रेफरेंस वेरिएबल है और किसका रेफरेंस आएगा? जब c in greater than लिखा तो c in के लिए c in का रेफरेंस s में जाएगा और d1 कहां जाएगा आपका? d1 जाएगा आपका d के अंदर रेफरेंस। d1 का इस स्टेटमेंट के लिए कहने का मतलब ये वाला ओवरलोडेड ग्रेटर देन ऑपरेटर कॉल होगा, c इन आपका एज ए रेफरेंस जाएगा और d1 भी एज ए रेफरेंस जाएगा। तो d डॉट फीड में किसका डाटा आया? d1 का डाटा आया और s में क्या आया? c इन ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि c इन और c आउट किस क्लास के ऑब्जेक्ट है? c इन आपका आइसक्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और c आउट आपका ओस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका। तो जैसे ही स्टेटमेंट चलेगी तो आपका s यानी कि c इन चलेगा और d डॉट फीड एंटर करा देगा, ऐसे ही ऐसा आपका d डॉट इंचेस c इन क्या करा देगा? एंटर करा देगा। अब रेफरेंस रिटर्न होगा s का ही, और दोबारा जब s का रेफरेंस रिटर्न हो रहा है तो बेसिकली c इन रिटर्न हो रहा है और वो d2 के लिए फिर से दोबारा कॉल हो जाएगा, यही ऑपरेटर है आपका। अगर हमने इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया तो कास्केडिंग ऑपरेशन ग्रेटर देन d2 ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपका हम चाहते हैं कि वो बात कास्केडिंग ऑपरेशन ऐसे अप्लाई हो जाए, तो इसलिए हमें इसी क्लास आइसक्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है वो रिटर्न भी करना पड़ेगा एज ए रेफरेंस। फिर ओस्ट्रीम क्या करेगा? जब सी आउट लेस देन d1 लिखा तो ये वाला ऑपरेटर कॉल हुआ और सी आउट का रेफरेंस ओस्ट्रीम s के पास गया और d1 d के पास कॉल बाय वैल्यू कॉपी हो गया आपका। तो फीट और इंचेस s एरो फीट, s क्या है? बेसिकली यहाँ पे सी आउट है, s क्या है? यहाँ पे सी आउट है। तो d डॉट फीट, d डॉट इंचेस, d में किसका डाटा है? d1 का डाटा आया है, तो वो सी आउट हो जाएगा। और s जब सी आउट हो गया तो s का रेफरेंस रिटर्न हो गया, यानी सी आउट रिटर्न हो गया। अब क्या करेगा? s एरो एरो d2, s क्या है? बेसिकली सी आउट ही है, s क्या है? बेसिकली सी आउट ही है। तो फिर d2 का डाटा d2 के लिए फिर से कॉल होगा और d2 का डाटा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको सी इन और सी आउट को कैसे, सी इन सी आउट के साथ जो ऑपरेटर लिखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, उनको कैसे ओवरलोड करना है वो चीज समझाई है। ओवरलोड करने का मकसद यही है कि सी इन के साथ अगर हम d1 लिखे ऑब्जेक्ट, d2 ऑब्जेक्ट लिखे, या सी आउट के साथ लेस देन d1 लेस देन d2 लिखे, तो अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करना चाहते हो तो आपको ये ऑपरेटर क्या करने पड़ेंगे? ओवरलोड करने पड़ेंगे। इन ऑपरेटर्स को हम क्लास के मेंबर नहीं बना सकते, फ्रेंड ही बनाना पड़ेगा आपको। क्लास के मेंबर बनाओगे तो ये वर्क नहीं करेंगे आपके। तो इसके साथ स्टूडेंट आपकी फाइल हैंडलिंग में यही टॉपिक्स आते हैं। फाइल हैंडलिंग खत्म आपका और इसके साथ साथ आपका C++ भी खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मैंने 20 वीडियोस के आसपास बनाई हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस से आपकी नॉलेज में गेन हुआ, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ी, आपकी नॉलेज बढ़ी आपकी अगर, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।